नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो, सारे सेशंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब से, हमारे वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। इन तीनों ही माध्यम को यूज करने के लिए किसी भी सेशन को कितने भी बार देखने के लिए या फिर कितने भी सेशन को कितनी भी बार देखने के लिए आपको कभी भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे सेशन, सारे लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना कुछ भी पे किए। जैसा कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि मैनेज ब्रेन्स आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम में हेल्प करता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में आपके अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सहायता करता है, आपको गाइड करता है। चाहे वो जेई एग्जाम हो इंजीनियरिंग के लिए, या फिर नीट एग्जाम हो बायोलॉजी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, या फिर आपका सीयूईटी का एग्जाम हो जो अभी नया पैटर्न आया है, या फिर कक्षा 10वीं का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जिसका नाम है एनटीएससी। इन सारी ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, अगेन बिना किसी शुल्क के, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनटीएससी की तैयारी के लिए आपके 4 टीचर थे जो आपको मैथ्स, साइंस, सोशल एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ाते हैं। मैथ्स का टीचर मैं राहुल, आपका मैथ्स मेंटर फॉर एनटीएससी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका नाम है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर्स मिलके आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। दोनों ही चैप्टर्स आपको कक्षा 7वीं 8वीं से शुरू हो जाते हैं और काफी आगे तक जाते हैं जीवन में। इनफैक्ट 11वीं 12वीं के बाद जब आप आगे और अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपको यूज होते हैं। पर बेसिक जितने स्ट्रांग होंगे, जितने अच्छे से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आगे आपको ये हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा हमारे कॉन्सेप्ट रिव्यू पे। तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के एनटीएससी में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उन सारों को हम एक बार ब्रश अप करेंगे। उन सारे सेशंस को हम एक बार उसमें एग्जांपल भी अटैच करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इस टॉपिक में बेसिकली होने क्या वाला है और कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस सेशन के ठीक पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था हमारा वो पूरा सॉल्व करके, मतलब समझा के, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दे दिया है। अगर आपने अब तक वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए और फिर अपनी तैयारी मजबूत कीजिए फॉर द एग्जामिनेशन। और हाँ, इतनी बातें मैंने कर ली हैं तो थोड़ी सी मुझे एनर्जी देने के लिए नीचे लाइक बटन है, उसको जोर से एक बार प्रेस कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स मिलते हैं उतना हैप्पी टीचर को लगता है, उतना मजा आता है जीवन में मैथ्स करने में या फिर कोई भी चीज करने में। चलिए, चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहली चीज यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टैट्स में सबसे बेसिक होता है डेटा। आपको काफी जगह सवालों में ये शब्द दिखेगा कि क्वेश्चन में दिया होगा डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज दिस, तो आप ये पता लगाइए। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि डेटा होता क्या है, हम कहते किसे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी माइट कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज, ठीक है, हमारी जिंदगी में हम बहुत बार काफी सारी जानकारी को देखते हैं। कैसे? जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आपने देखा होगा कि कई बार स्पोर्ट्स पेज पे लिखा होता है किसी पर्टिकुलर बल्लेबाज ने पिछली 10 पारियों में 10 मैचेस में कितने रन मारे हैं, क्या उनका फॉर्म रहा है, अच्छा रहा है तो भी, बुरा रहा है तो भी। तो ये जो 10 मैचेस में जो 20 पारियां खेली हैं किसी खिलाड़ी ने, उसमें उनके क्या स्कोर्स रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका डेटा हो जाता है। ठीक है, उसको आप कहते हैं सेट ऑफ डेटा या फिर डेटा। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन लास्ट 10 ओडीआईज, ये भी वही बात है, बस ये क्रिकेट में क्या हो गया, बॉलिंग साइड हो गया और वो बैटिंग साइड का हो गया। लेकिन वही पिछले 10 मैचों में, क्या पिछले 10 इनिंग्स में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका अगर आप मैच बाय मैच जब आप ब्यौरा देते हैं कि देखो पहले मैच में इतने रन मारे, दूसरे में इतने मारे, चौथे में इतने मारे, 10वें में इतने मारे, तब आप कहते हो कि ये डेटा है। ठीक है, अब यहां देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन अ मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। अब जब आपने बहुत बार देखा होगा जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो आपकी टीचर एक लिस्ट भी लेके आती है कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, 2 के इतने मार्क्स हैं, 10 के इतने मार्क्स हैं, 15 के इतने हैं, 23 के इतने हैं, 30 के इतने हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसमें व्यक्ति के रोल नंबर के सामने उसके मार्क्स लिखे होते हैं या नाम के सामने मार्क्स लिखे होते हैं, इसे आप कहते हैं डेटा। ये समझ में आ गया।
नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको अगर एक ऐसी जिज्ञासा जाग रही है कि कौन व्यक्ति कितनी किताबें पढ़ता है और आपने अपने दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया, तो सुरेश ने बोला मैंने भाई पिछले 1 महीने में 4 किताबें पढ़ी हैं, रमेश ने बोला मैंने 3 पढ़ी हैं, प्रियंका ने बोला मैंने 6 पढ़ी हैं, ऐसे मान लो कोई दिव्या ने बोला मैंने 10 पढ़ी हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग संख्या पढ़ी है किताबों की। तो ये जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी, ये जो आपने जानकारी लिखी नंबर्स के साथ, इसे आप कहते हैं डेटा। ये आपको समझ में आ गया, काफी एग्जांपल हमने समझ लिए यहाँ पे। तो डेटा क्या होता है, हमारी आम जिंदगी में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, जिसमें आप किसी चीज के बारे में संख्यात्मक चीजें बताते हैं कि कितनी है, क्वांटिटी बताते हैं, वहां पे आप डेटा कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अब द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन सच केसेस इज कॉल्ड अ डेटा। तो जो ये इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आप कहते हैं डेटा। ठीक है, नाउ डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। अब उदाहरण के तौर पे आपको यह पता करना है कि आपके क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ्स में अच्छे हैं कि नहीं है। तब आप उनसे मैथ्स के मार्क्स पूछेंगे। ठीक है, आप उनसे सोशल साइंस के मार्क्स पूछ के मैथ्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जब आप मैथ्स के मार्क्स के बारे में पता करना चाह रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स मैथ्स में कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं ये पता करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सोशल साइंस के मार्क्स का डेटा क्या है, आपके कंटेक्स्ट का है ही नहीं, मतलब आपके काम का नहीं है। वहां पे आपके लिए कंटेक्स्ट में क्या आएगा, वहां पे आपके लिए कंटेक्स्ट होगा कि कोई अगर आपको मैथ्स के मार्क्स दे दे तब आप बोल सकते हैं कि क्लास मैथ्स में अच्छी है या फिर बुरी है। पर कोई सोशल के मार्क्स देगा तो आप मैथ्स के मार्क्स जज नहीं कर सकते। अगर आप कर भी देंगे तो वो गलत जजमेंट होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि जो व्यक्ति सोशल में अच्छा होगा वो मैथ्स में बुरा होगा और जो मैथ्स में बुरा होगा वो सोशल में अच्छा होगा। ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए, अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब देखो यहां पे परफेक्ट परिभाषा आपको मिल रही है। क्या होता है डेटा? तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप जानकारी देने के लिए नंबर्स को जानकारी देने के लिए नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको आप कहते हैं डेटा। ठीक है, अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल, अ टीचर में लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास। ठीक है, आपको अगर अपने क्लास में एवरेज हाइट पता करनी है, ये आपकी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप क्या करेंगे, शी विल राइट, जो टीचर दी हैं वो लिखेंगी क्या, हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब किसी एक व्यक्ति की हाइट के हिसाब से तो वो कह नहीं सकते कि पूरे क्लास की हाइट कैसी होगी। हो सकता है जिस एक व्यक्ति को पिक किया जाए उसकी हाइट कम हो या बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे एक व्यक्ति के हिसाब से तो आप नहीं कर सकते, आपको सबकी हाइट चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे तो है नहीं किसी की हाइट 145 लिख दी, आपको पता ही नहीं है किसकी है, तो आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखोगे कि भैया रोल नंबर 1 की हाइट इतनी है, 2 की हाइट इतनी है, 3 की हाइट इतनी है। सर अगर ऑर्डर में नहीं लिखा तो गलत डेटा लिखा जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपकी क्लास का है कि नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि डेटा सही है कि नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइज करना जरूरी है एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। अब इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है, तो देखो डेटा तो आया 40 लोगों का। अब उदाहरण के तौर पे हाइट की जगह मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपके मैथ्स टीचर को आदेश दिया कि बताइए कि जिस क्लास को आप पढ़ाती हैं वहां के बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो अब टीचर जी ने क्या किया, टीचर जी ने सभी बच्चों से पिछले 3 सेमेस्टर के 3 जो एग्जाम हुए हैं उनके मार्क्स पूछे और प्रिंसिपल साहब के जाके सामने लिस्ट रख दी। अब प्रिंसिपल साहब बोलेंगे कि मैडम जी आपको मैं इतना फ्री दिखता हूं क्या कि भैया आप लिस्ट दे दोगे और मैं उसको देखता रहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे लिस्ट को इंटरप्रेट करके बताइए, मतलब कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल कीजिए जिससे कि पता चले पूरी क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है। तो वहां पे वो टूल्स क्या होते हैं, मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना। इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि कैसे कोई डेटा क्या जवाब क्या बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख दे, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोल दे कि विराट कोहली ने पिछले 10 मैचेस में कितना स्कोर बनाया है, ठीक है, तो आप कोई बोल सकता है देख के कि अरे ये क्या, विराट सर ने तो पिछले इतने 10 पारियों में एक भी सेंचुरी नहीं मारी है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। अब अगर आप देखोगे स्कोर
तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने टीम के लिए हर एक मैच में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हो, वो मैच जीतने वाली पारी खेली हो, भले वो 30 रन की हो, लेकिन वो 30 रन अगर नहीं बनते तो शायद मैच हम हार जाते। तो इस तरीके से देखा जाता है कि उनका एवरेज क्या चल रहा है। पिछले 10 मैचेस में मान लो अगर वो 50 रन या 60 रन मार रहे हैं एवरेज हर मैच में, तो आप बोल ही नहीं सकते कि व्यक्ति आउट ऑफ फॉर्म है। शतक नहीं मारा तो क्या हुआ, मैच में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं जीत में, है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समटाइम्स डेटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू क्लियर डेटा ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ओके, कभी कभी क्या होता है आप क्या करते हैं, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफ के माध्यम से। सर उससे क्या फायदा होता है, देखो उससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि व्यक्ति देखते ही, मतलब एक नजर से ही पहचान जाता है कि क्या चल रहा है, डेटा क्या कहानी बता रहा है। मान लो अगर कोई कंपनी है जो कार बेचती है, ठीक है, अब हर महीने कुछ संख्या बेची होगी कारों की। अगर आप सिर्फ संख्या बता देंगे सर जनवरी में इतनी, फरवरी में इतनी, तो भाई 12 महीने हैं, जो व्यक्ति रिपोर्ट देख रहा है उसे 12 महीने चेक करने पड़ेंगे कि किस महीने में सबसे ज्यादा सेल है। वहीं उसकी अगर आप उसको चित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में दिखा देंगे, तो वो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग को देख के समझ जाएगा, अच्छा जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा कार बिकती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, लोग बचने के लिए कार खरीदते हैं, छतरी नहीं खरीदते। ऐसा कुछ समझ में आया आपको। चलिए, तो ग्राफिकली भी हम कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। क्लियर हो गया आइडिया यहां पे, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है, तो देखो ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है सही तरीके से डेटा को लिखना, ठीक है, ताकि वो कुछ मीनिंगफुल बातें कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो यहां देखो किसी ने बोला आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, तो ये जो आपने ये से लिख के रखा है इसे कहते हैं हम रॉ डेटा। ठीक है, अब ये कुछ सेंस बना ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या तो फिर आप बैठ के गिनते रहो, अच्छा मैथ्स कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है बार बार गिनोगे तो आपसे गलती भी हो जाए गिनने में। तो इस तरह के रॉ डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करने का तात्पर्य होता है कि आप कुछ टेबल बनाएं, कुछ ग्राफ बनाएं, ताकि यही डेटा बेटर दिखे। अगर इसको मैं टेबल का रूप दे दूं कुछ इस प्रकार, जैसे कि यहां पे दिया गया है, क्या बना दिया मैंने यहां पे, सर आपने यहां पे एक टेबल बना दिया, तो देखो वही जानकारी जो वहां लिस्ट के फॉर्म में थी, जो थोड़ी अजीब लग रही थी, टेबल के रूप में कितनी अच्छी लग रही है कि नहीं। यहां पे कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है, अच्छा 7 बच्चों को आर्ट पसंद है, वो भी कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड में। अगर वहीं वो लंबी वाली लिस्ट होती तो किसी भी व्यक्ति को आराम से 10 मिनट लग जाते गिनने में कि आर्ट्स कितनी जगह पे लिखा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हो सकता है जल्दबाजी में गलती भी हो जाती। पर यहां पे कोई गलती नहीं होगी, इंसान को पता है भैया आर्ट्स है, 7 सब्जेक्ट, 7 बच्चों को पसंद है, साइंस है 6 लोगों को पसंद है। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपने टेली मार्क्स भी बना दिया है, तो बनाते समय भी गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है डेटा को सही तरीके से लिखना, ताकि जब आप वो किसी को दिखाएं तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो डेटा को समझने में। जैसा कि यहाँ पे यह टेबल बहुत सुंदर लग रहा है, वही जानकारी बताते हुए जो कि ये यहाँ पे लिस्ट बता रही है। शायद लिस्ट में इतना मजा ना आए, लिस्ट में इंसान देख के घूम ही जाएगा, अरे कौन गिनेगा बैठ के अब कितने लोगों को आर्ट्स पसंद है, साइंस पसंद है। पर वही अगर आप जो स्टैट्स पढ़ के बैठा है वो ये टेबल बना देगा, तो आप सामने वाले का काम क्या कर दोगे, आसान कर दोगे। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए देखते हैं अब और क्या है हमारे पास। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन लुकिंग एट द चॉइसेस रिटर्न हैपोथेटिकली। क्या बोला उसने, जो पिछला वाला हमारा स्लाइड था जहां पे हमसे सवाल पूछा गया था लास्ट में कि बताइए सबसे ज्यादा लाइक्ड और सबसे कम लाइक्ड सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सवाल का जवाब देने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे कि भैया पहले गिनो आर्ट्स कितनों को पसंद है, मैथ्स कितनों को पसंद है, साइंस कितनों को पसंद है, इंग्लिश कितनों को पसंद है, तब तो बोल पाओगे कि सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें। वहीं अगर इसी सवाल का जवाब इस टेबल को देख के दिया जाए तो आपको बड़ी ही आसानी से जवाब दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा बच्चों को आर्ट्स पसंद है और सबसे कम बच्चों को इंग्लिश पसंद है। आसान हो गया आपका काम। अब यही जानकारी कोई 4 बार भी पूछ ले कि अच्छा कितने लोगों को साइंस पसंद है, तो भैया 6 लोगों को पसंद है। अगर वही वहां पे जैसे लिस्ट बनी थी वैसा बना होता तो आपको गिनना पड़ता,
यहाँ पे कुछ गिनने की जरूरत ही नहीं, आपने एक बार कर लिया और आपका काम सॉर्टेड। ठीक है, चलो, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब ये यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट, ये आपका टैली है, देखो आपने देखा होगा बहुत बार, आपने टैली मार्क्स बनाए भी होंगे। ठीक है, gives the number of students who liked the particular subject, this is known as frequency। frequency का क्या मतलब होता है? मात्रा, संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूं, तो मेरे खाना खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। मान लीजिए आप दिन में 6 बार मैग्नेट ब्रेन्स का वीडियो कोई देखते हैं, तो आपकी वीडियो देखने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। तो कौन सी चीज कितनी संख्या में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हो रही है, उसको जब आप मैथमेटिकल टर्म्स में बताते हैं तो आप जो मैथमेटिक्स का टिपिकल वर्ड यूज करते वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। द टेबल मोड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो टेबल है ये बता रहा है कि 22 जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी वो कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में बटी हुई है, इसलिए इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैसे बटी है उसका टेबल बनाना। ठीक है, एज इज गिव्स, तो देखो यहां पे लिखा है नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसका नाम क्यों, देखो रीजन भी दिया है, एज इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंट्री अकर्स, कितनी बार आ रही है। तो टोटल जो 22 बच्चे थे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं, उस पूरी जानकारी को बताया हमें किसने? इस टेबल ने। और इस टेबल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अगला यहां पे देखते हैं, फ्रॉम टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज 4। देखो टेबल से कितनी जल्दी हो गया, जो स्टेटमेंट लिखा भी है उसे आपने केवल 1 सेकंड में वेरीफाई भी कर लिया कि भैया सर ने लिखा है इंग्लिश वाले 4 हैं, हाँ इंग्लिश वाले 4 है भाई। फिर सर ने लिखा मैथ्स वाले 5 है, मैथ्स वाले 5 है भैया, सर गलत नहीं लिखे हैं। और अगर आप वहां पिछले में लिस्ट दे देता तो आप खुद ही बोलते बन में, यार आप सर ने लिख दिया है तो सही ही होगा, कौन गिनेगा बैठ के? ईमानदारी से बता रहा हूं, है कि नहीं? बस, तो ये जो आलस्य है जो हम मनुष्यों में कूट कूट के भरा होता है, इसका समाधान है यह टेबल, जो आपके आलस्य को थोड़ा सा हेल्प कर देता है, आपकी मेहनत थोड़ी कम कर देता है और गलतियां भी कम कर देता है। ठीक है, तो देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट्स इज 7, साइंस वाले 6, बिल्कुल ठीक सर। क्लियरली अब हमने देखो आंसर भी बता दिया कि आर्ट्स इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड इंग्लिश इज द लीस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट। चलो, आपने यहां पे सवाल का जवाब भी दे दिया, हालांकि उसके पहले हमने काफी सारी चर्चा भी कर ली, पर हमारा जो मुख्य एम था कि सवाल का जवाब पता लगाएं, वो हमने बड़ी आसानी से पता लगा लिया बिना किसी खास कठिनाई के। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या जानकारी है। अब हम आ जाते हैं अगली एक्टिविटी पे, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग का क्या तात्पर्य है यहां पे? अब देखो पिछले वाला जो आपने एग्जाम्पल किया वहां पे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, तो वहां पे क्या था, ऐसे लिमिटेड चीजें थी कि 4 ही सब्जेक्ट थे या 5 होंगे या 6 होंगे। ठीक है, अब किसी एक परीक्षा में यदि मैं लोगों के मार्क्स जानने का प्रयास करूं और मान लो मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, तो भैया मार्क्स लोगों के 1 से लेकर 100 तक में से कोई से भी आ सकते हैं, किसी के 73, किसी के 64, किसी के 89, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25, हर व्यक्ति के अलग अलग मार्क्स होंगे। तो क्या मैं इस जानकारी को बनाने के लिए ऐसा बड़ा सा 100 डिब्बों वाला टेबल थोड़ी बनाऊंगा कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ऐसे करते करते तो भैया मुझे एक बड़ी सी शीट चाहिए होगी, छत से लेकर जमीन तक की, जहां 100 संख्याएं लिखी होंगी, पर और उसको पढ़ने में टीचर जी को भी थोड़ी सी समस्या होगी। लेकिन अगर आपको याद हो, आपके स्कूलों में या फिर मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर मार्क्स आने पे आपको ग्रेड दिया जाता है कि भैया आपके मार्क्स 7 आए हो या 5 आए हो, आपको ग्रेड 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके मार्क्स 10 आए हो या फिर 19 आए हो, आपको ग्रेड 1 ही मिलेगा। आपके मार्क्स 21 आए हो या फिर 39 आए हो, आपको ग्रेड 1 ही मिलेगा। तो ये जो हमने फिक्स कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक की चीजें एक ही ब्रैकेट में पड़ेंगी, मतलब एक ही लेवल पे नापी जाएंगी, वो कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब यहां पे आपने क्या कर दिया,
आपने हर व्यक्ति के मार्क्स बताने की जगह ये बता दिया कि किसके किस ब्रैकेट में कितने मार्क्स हैं। भाई 1 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने, 40 से 50 वाले कितने। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो किसी किसी दिन आपके मार्क्स 42 आए और किसी किसी में 46 आए, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं आप कमजोर हैं क्योंकि आपके 42 आए थे। भाई 42-46 आसपास हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है। ठीक है, अब अगर आपके यहाँ पे मान लो 50 में से आपके 5 आ रहे हैं या फिर 8 आ रहे हैं, हम थोड़ी बोलेंगे जिस टेस्ट में आपके 8 आए मतलब आप सयाने हैं, 5 आए तो मतलब आपको मैथ्स नहीं आती। नहीं भैया, 5 और 8 इन दोनों में से कोई भी नंबर आए हैं तो हर एक टीचर यही बोलेगा कि बालक आपको अभी थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, गणित में आप थोड़े से कमजोर हैं, है कि नहीं। इनफैक्ट 5 और 10 होगा तब भी टीचर यही बोलेगा कि चाहे 5 नंबर आए हो चाहे 10 नंबर आए हो, उन दोनों ही विद्यार्थियों को कोई भी टीचर यही बोलेगा कि आपका गणित कमजोर है, कृपया अपने गणित पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, वैसे ही आपके 42 आए हो या 46 आए हो, दोनों को ही टीचर शाबाशी देगी कि बहुत बढ़िया, दोनों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक अर्जित किए हैं, विजेता बने हो आप। ठीक है, तो ऐसे केस में जब ऐसी बहुत सारी जानकारी हो, बहुत सारी संख्याएं हो जिन्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज से, एक पर्टिकुलर संख्या से बांध पाना मुश्किल होता है, उनके लिए हम ऐसा टेबल बनाते हैं। और ये जो हमने झुंड बना दिया कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स एक ही झुंड में, इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा, कंबाइन कर देना ताकि आप डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि व्यक्ति के 25 मार्क्स आए कि 28 मार्क्स आए। हाँ, इस बात से फर्क पड़ेगा कि कितने लोगों के 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं, कि भाई क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर ज्यादा लोगों के 30 से कम आ रहे हैं मतलब क्लास में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, 30 से ज्यादा आ रहे हैं ज्यादा लोगों के मतलब क्लास में मामला ठीक है, कुछ विद्यार्थियों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बाकी मामला सही चल रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीन क्लियर। अब अगर हम आगे देखें इसको, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या किया है बनाने वाले ने, तो सर जो व्यक्ति बना रहा है यहां पे उसने ग्रुप कर दिया है ताकि आप आसानी से पूरी जानकारी, 60 विद्यार्थियों की जानकारी एक ही टेबल से दे पा रहे हैं। और वो भी कोई ऐसा बहुत बड़ा टेबल नहीं है, बहुत ही आसान सा टेबल है जिसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं और अपने काम की जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखें भाई कितने लोगों के 50 से 60 आए हैं, मतलब कितने लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति है जिसके 50 से ऊपर आए हैं या 50 के बराबर आए हैं, तो उसको हम बधाई दे सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति थोड़ा बधाई के पात्र है। ठीक है, 30 से 40 वाले 19 लोग हैं, तो इनको हम पकड़ के थोड़ा सा समझाएंगे कि भैया आप कहां गलती कर रहे हैं कि आपके मार्क्स 30 से नीचे रहे, 40 से नीचे रह जा रहे हैं। मेहनत कीजिए, खुद को पुश कीजिए कि आप 40 से 50 वाले ब्रैकेट में आ सके। ऐसे ही 30 से 40, 20 से 30 वाले लोगों को पुश किया जाएगा कि कब तक ऐसे ही एवरेज परफॉर्मेंस करोगे। अगर आप थोड़ा और मेहनत करें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 2 विद्यार्थी हैं जिनके 0 से लेकर 10 तक के बीच में आए हैं, इनसे वार्तालाप किया जाएगा कि भैया आपको कहां पे इंप्रूव करना है। अगर आप 8 ला रहे हो या आप 2 ला रहे हो, नंबर तो कम ही है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए अब क्या जानकारी दी है हमने, यहां पे ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्यों बनाए, ताकि हम आसानी से डेटा को प्रेजेंट कर पाए। और इस ग्रुप्ड डेटा के हिसाब से फिर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पता किया। आप ये चीज पहले ही कर चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारा टेबल ड्रॉ करना, अंडरस्टैंड करना, ये सब हम कर चुके हैं, बस खाली एक रिवीजन हो रहा है यहाँ पे सारी चीजों का। ठीक है, थस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा कैन बी एज फॉलो, जैसा कि यहाँ पे बना है। ठीक है, डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वाले में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट था, यहां पे देखो ग्रुप है, झुंड है नंबर्स का, तो इसको कहा भी जाता है ग्रुप्ड डेटा, और इस टेबल का भी नाम होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है हमारे पास, स्क्रीन क्लियर भी कर लेते हैं। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 से 30। 50 से के टेस्ट में 20 से 30 नंबर लाने वाले सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं। तो मतलब एज अ मैथ्स टीचर हमें इन लोगों पे ज्यादा काम करना है कि क्या समस्या हो रही कि ये अच्छे मार्क्स, तब क्योंकि अगर
बिल्कुल अगर मतलब मैथ्स में नहीं बोलता काम तो आप बोलते कि 10 आ रहे हैं, 20 से 30 आ रहे हैं, मतलब मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इन लोगों से प्रैक्टिस करवाना, इन लोग के मार्क्स इंप्रूव करने पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये ज्यादा लोग हैं, 21 लोग हैं, इसे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और अगर 21 में से 11 लोग भी काम कर गए अच्छा, तो हमारा काम आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद इंग्लिश स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। कितने स्टूडेंट्स? 8 लोगों ने 40 से ज्यादा नंबर अर्जित किए हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब 8 लोग ऐसे जिनको गणित पूरी समझ आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो, ईच ऑफ द ग्रुप्स इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। इसे आप क्या कहते हैं? जो ग्रुप होता है सर, इस ग्रुप को कहा जाता है क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब खाली पिक्चर वाला इंटरवल नहीं होता है मुन्ना। इंटरवल का एक मतलब यह भी होता है कि गैप यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, इनको गिना जाएगा। तो इंटरवल का मतलब वो भी होता है। इन द क्लास इंटरवल 10 से 20, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू बन सकता है इस पे। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट, तो ये हो गया लोअर क्लास लिमिट। ये जनाब ऊपर है तो इन्हें आप कहेंगे अपर क्लास लिमिट। ऊपर मतलब 20 बड़ा है 10 छोटा है ना गणित में, तो 10 लोअर क्लास लिमिट, 20 अपर क्लास लिमिट। समझ में आया आपको? बड़ी वैल्यू अपर क्लास लिमिट जो कि उस तरफ है, छोटी वैल्यू 10 छोटी क्लास लिमिट जो कि इस तरफ है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। स्क्रीन हो जाएगा यहां पे क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आप डेटा रिप्रेजेंट कैसे करते? आपने डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने टेबल बना लिया, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हमें टेबल नहीं देखना है, हमारे पास केवल 5 सेकंड है, तो कुछ ऐसा बना के लाओ कि आप अपनी बात भी कह सको और टाइम लो मात्र 5 सेकंड। तो आप क्या करोगे? आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार कि आप किसी व्यक्ति का समय ज्यादा न बिगाड़ते हुए अपनी बात कह पाओ या फिर अपनी बात समझा पाओ, ठीक है। अब मान लो टीचर जी कहना चाहती कि भैया सर, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो गणित में बहुत बढ़िया हैं, तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे कि देखो मैडम, आप पढ़ाती हो तो आपको लग रहा होगा बढ़िया है, पर हमें एविडेंस चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। तो आप क्या करोगे? अगर वो टेबल दिखाएंगी तो बोलेंगे ये क्या टेबल दिखा दिया आपने। थोड़ा सा टेबल के बारे में कहा जाता है कि बोरिंग होता है, कुछ रंग नहीं होते, चित्र नहीं होते। वहीं अगर टीचर जी एक ग्राफ दिखा के बना दे, टेबल का इस्तेमाल करके ही ग्राफ बनेगा, पर अगर वो टेबल की जगह पे ग्राफ दिखा देंगी तो प्रिंसिपल साहब ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, ये चित्र से अच्छा मालूम चल रहा है। अच्छा, 20 से 30 वाले बच्चे इतने सारे हैं तो भैया इन पे काम करना है मैडम जी, ऐसा करके वो आदेश दे देंगे, ठीक है। तो वो टेबल देखने से क्या होगा? आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, आपको समय लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ आपका या फिर रिप्रेजेंट करते समय जो आप टूल यूज कर रहे हैं वो आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है आपके पास। तो हमारे पास बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पाई चार्ट है और एक रेंज है। इन सबको हम किसके लिए यूज करते हैं? इन सबको हम यूज करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। इन सब की कुछ अलग अलग खूबी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में परफेक्टली फिट बैठती हैं, तो वो हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे जो डेटा दिया है उसमें पाई चार्ट ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू अ बार ग्राफ। कहीं कहीं पे बार ग्राफ पाई चार्ट दोनों नहीं सही लगेंगे, हिस्टोग्राम सही लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपके पास है। जैसे वो सब्जेक्ट वाले में पाई चार्ट बढ़िया रहेगा, ये नंबर वाले में बार ग्राफ बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं आपके न्यूज़पेपर में आता हो कि कितने साल कितनी बारिश पड़ी है, वहां पे आपका बार ग्राफ बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जानकारी आगे मिलती है आपको। वहां पे वैसे चाहें तो आप हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहां पे हम शुरू कर रहे हैं सारे हमारे जो सब पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ रहा है बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है? तो बार ग्राफ, बार होता है बेसिकली, देखो दिख रहा है ये, इसको आप कहते हैं बार, ठीक है। एक ईंट कह सकते हो या फिर एक ऐसी बिल्डिंग कह सकते हो जो कि आपको जानकारी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। बार ऑफ विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इक्वल स्पेसिंग रखना, ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे और अच्छे से आपका मीनिंग कैरी कर पाए, वरना वो गलत मीनिंग भी कैरी कर लेगा। तो गैप इक्वल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसमें गलती कर दी तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्या बोल रहा है कि हर ग्राफ की जो लेंथ होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर गिवन नंबर बताती है,
ठीक है। और ऐसे जो आप रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है उसे आप कहते हैं बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ। चलिए अभी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 में हमें क्या करना है, तो बार ग्राफ यहां पे दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है किस क्लास में कितने हैं अलग अलग वर्षों में। अब इसके हिसाब से हमें सवाल का जवाब देना है। अब अगर यही चीज टेबल के फॉर्म में होती तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता और शायद ये चीज कम अट्रैक्टिव भी लगती, मतलब टेबल के रूप में। यहाँ पे एक चित्र बना दिया तो चीजें अट्रैक्टिव लग रही हैं, सिंपल लग रही हैं। कोई अगर पूछ ले सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस साल में थे, तो भैया बोल दो कि 2003 सबसे ऊपर है। आसान, जल्दी हो गया, तेज हो गया। टेबल में होता तो 4 नंबर्स चेक करके फिर आप बता पाते, यहाँ पे उससे तेज रिस्पॉन्स आया। और अगर आप इसमें चाहें तो कुछ कलाकारी करके इसको और सुंदर भी बना सकते हैं, जो कि टेबल में नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे पूछ रहे हैं, हाँ भैया व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2003, 2003 में कितने विद्यार्थी हैं। देखो ये सवाल का जवाब टेबल से भी मिल जाएगा, पर जैसे ये ग्राफ दिखेगा ना आपको लगेगा कि वाह क्या अच्छे तरीके से जानकारी बताइए। टेबल थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है इन लेजिट सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कितने विद्यार्थी हैं भैया, तो लगभग ये बार ग्राफ जो है वो 60 के आसपास टच कर रहा है, थोड़ा नीचे 60 से। हमारे पास ऑप्शन है क्या 60 का, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी 60 को हम मार्क करते हुए अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार कंप्यूटर जी से भी पूछ ले तो उनका जवाब क्या है, तो 60 भाई कंप्यूटर जी ने भी बोला। तो देखो कितनी तेजी से आपने सवाल का जवाब बता दिया, क्योंकि आपके पास ये ग्राफ उपलब्ध था। अब यहां देखो, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000। देखो ऐसा बोलो, 2000 में 30 बच्चे, 2002 में 50 बच्चे, तो 30 और 50 में अगर देखा जाए तो क्या 30 का डबल है 50, 30 का डबल कितना होगा 60 होगा, परंतु यहां 50 है तो आपका जवाब आएगा नो। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध है उसकी मदद से आपने सवाल का जवाब दे दिया, तो आप बाकी दोनों ऑप्शन नहीं देंगे। सर ऑप्शन सी का क्या मतलब है कि आप ग्राफ देख के नहीं बोल सकते। ऑप्शन डी का मतलब है और जानकारी चाहिए आपको इसके, तो लेकिन हमने तो बता दिया ऐसे ही। तो ऑप्शन बी नो सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। स्क्रीन क्लियर। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये क्या होता है, ये बार ग्राफ का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन ये अलग तरीके की कहानी बताता है। क्या, जैसे यहाँ पे देखो, कंसिडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, यहां पे आप एक पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें तो ये देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 और 60 तक, तो नंबर जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं, कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। जबकि अगर आपने पिछला वाला बार ग्राफ ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे बीच में गैप था, तो यहां पे गैप देने की जगह नहीं है, इसीलिए आप यहां पे क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे जो कि कनेक्टेड रहता है। जब आप ऐसी जानकारी बता रहे हैं जो कि कनेक्टेड रहती है, मतलब एक साल से दूसरे साल या फिर एक मार्क से दूसरे मार्क, तब आप उसको एक फ्लो के रूप में दिखाते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, और ये कहलाता है आपका हिस्टोग्राम, जो कि बार ग्राफ से अलग होता है। ठीक है, दिस डेटा हैज बीन डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन अबव द bar graph. In this graph, in any way different from a bar graph which you have drawn in previous classes, observe that here we have represented the group of observations on the horizontal axis. ठीक है, हाइट आपको बता दी है। The important part is, यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें फ्लो में चल रही हैं। 0 से 10, तो 0 से 10 वाला जो ये बॉक्स है ये 0 से 10 की जानकारी दे रहा है। 10 से ही शुरू होने वाला अगला बॉक्स 10 से लेकर 20 तक की जानकारी दे रहा है। उसी को आपने आगे बढ़ा के 30 की जानकारी देने के लिए भी उपयोग में ला दिया। इससे आपका डेटा कंसिस्टेंटली जो चल रहा था वो उसी फ्लो में चल रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा, कुछ नया नहीं दिख रहा, और आसानी से आपके सवाल का जवाब भी दे देगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। वहीं अगर आप बीच में गैप दे देकर बनाते तो पता है कैसा बनता भाई, 0 से 10 वाले, फिर एक गैप दे के वापस 10 से 20 वाले, तो दो जगह आपको 10 दिखता। तो कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें 10 वाला कौन सा है, इधर वाला कि उधर वाला। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको व्यक्ति की मदद करनी है कि भैया वही जानकारी जो कि इंसान को कंफ्यूज करती है वो बेहतर तरीके से बताई जाए। तो यहाँ पे यह हिस्टोग्राम वही काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज हैज बीन गिवन टू द ग्राफ। अब देखो
भाई 1 से 2 घंटे टीवी देखी, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 5 से 6, 6 से 7। तो ऐसे टाइम क्योंकि कंटिन्यूअसली चलेगा तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसमें आप क्या यूज करोगे, इसमें आप हिस्टोग्राम यूज करोगे। ठीक है, वहीं अगर दिन होते कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वो दिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। मतलब घड़ी में तो जुड़े हैं वैसे ज्योग्राफिकली, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप देखें तो मंडे का अलग एक कॉलम बन जाएगा, फिर गैप के बाद ट्यूसडे बन जाएगा, गैप के बाद वेडनेसडे बन जाएगा। वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां पे नंबर्स के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, आपका सवाल क्या है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर मतलब बिल्डिंग सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, तो वो है 32, पर 32 वाली बिल्डिंग किसकी है, तो 4 से 5 की है। तो हमारा जवाब यहां पे क्या होगा, 4 to 5। क्या जवाब होगा, 4 to 5, जो कि है ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है। और मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब बिल्डिंग सबसे टावर सबसे ऊंचा होगा जिसका, उसके पास। तो 32 लोग हैं जो कि 4 से 5 घंटे रोज टीवी देख रहे हैं वेकेशन में। कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जो बोल रहा है आपसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 घंटे से कम वाले, तो ये रहा 4 घंटे वाला हमारा ब्रैकेट की, जिससे कम वाले चाहिए। तो इससे कम वाले जितने हैं वो सारे काउंट होंगे, तो 22, फिर 8 और फिर 4, 22 8 हो जाएगा 30, 30 और 4 हो जाएगा 34, 34। तो ऐसे 34 स्टूडेंट्स हैं जो कि 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो जिंदगी में टीवी के साथ साथ पढ़ाई और अदर एक्टिविटीज का बैलेंस बना के रखते हैं। ज्यादा टीवी देखने से क्या होता है, आप ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना फिजिकली फिट, ना मेंटली फिट। मतलब क्योंकि आप ज्यादा टीवी देखेंगे तो फिर आपका दिमाग भी थकेगा ना, तो पढ़ाई कैसे करोगे, तो फिर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, कृपया पढ़ाई या फिर कोई भी डिजिटल चीजें थोड़ा सीमित संख्या में यूज करें। अगर हमारे सेशन भी देख रहे हैं तो थोड़ी सीमित संख्या में, ठीक है, कुछ दिन, 1 घंटे में कुछ घंटे ही, एक दिन में कुछ घंटे ही देखना है, और फिर सेशन की हेल्प से पढ़ाई करनी है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि सवाल देख लिया तो भाई थोड़ा आगे बढ़ा के अपने अगला सवाल पे आ गए, तो इस तरीके से आपको इफेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, चलिए 34 ऑप्शन डी 34 हमारा आंसर। यहां पे कंप्यूटर जी से हम एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी आपके जो हिस्टोग्राम है उसी का रिश्तेदार है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज और जुड़ जाती है, जो कि एक लाइन के माध्यम से आप यहां पे बना रहे हैं। सर इससे क्या पता चलता है, इससे फ्लो ऑफ थिंग्स पता चल रहा है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कितना बढ़ रही हैं, कितना घट रही है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है। कैसे बनाते हैं इसको, सर सबसे पहले तो हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ता है, उसके साथ यहाँ पे एड ऑन होता है ये लाइन। और ये लाइन सेगमेंट क्या करती है, हर एक बार के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, केवल मिड पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये जो बी सी डी एफ और ए है ना, ये बेसिकली उस स्पेसिफिक बार के मिड पॉइंट है। ठीक है, और इन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें आप कहते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जो है वो एक ई एफ जी, ठीक है, वो क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी दे रहा है। चलिए पाई चार्ट क्या होता है, अब कुछ जानकारी ऐसी होती है जो कि बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से अच्छा है पाई चार्ट में रिप्रेजेंट की जाए। जब आपको कोई जानकारी ऐसी बतानी होती है कि भैया एक पूरी चीज के कितने हिस्से होंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको बताना है कि वो जो आर्ट्स, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश वाला था ना, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो आप सारे सब्जेक्ट्स मिला के जितना था उसके आपको 4 हिस्से करने थे। तो जब आप पूरी चीज के हिस्से बताना चाहते हैं, किसका कितना पोर्शन है, कितना किसका इंपैक्ट है, ये बताना चाहते हैं, तो आप पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो बताया कि इंसान एक व्यक्ति में क्या करता है, एक दिन में क्या करता है। तो एक दिन में भाई 24 घंटे, 24 घंटे में वो जो जो चीजें कर रहा है वो सारी यहां पे है। कहां उसका टाइम ज्यादा जा रहा है, कहां कम जा रहा है, कहां वो सही टाइम उपयोग कर रहा है, वो पूरी जानकारी इस टेबल के माध्यम, इस पाई चार्ट के माध्यम से मिल रही है कि भैया देखो सबसे ज्यादा समय वो व्यर्थ करता है, वो बताता है किसमें, स्लीपिंग में। उसके बाद स्कूल में टाइम लगता है, उसके बाद होमवर्क में टाइम लगता है, उसके बाद फिर खेलने में और बचे हुए कार्यों को करने में आप बचा हुआ टाइम देते हैं।
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे पूरे कहानी को, पूरे सर्कल को आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें मैथमेटिकल भाषा में सेक्टर कहा जाता है। ये बताता है कि पूरे में एक पर्टिकुलर चीज की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप ऑफ पीपल, तो भाई 0 से 14 वाले 30,000 लोग हैं, 60 से ऊपर वाले कितने हैं, 20,000 लोग हैं, और 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 60 के बीच में है। तो ये युवावस्था, ये बाल अवस्था और ये वृद्धावस्था, तीनों के बारे में आपको जानकारी दी गई है यहाँ पे। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। बिल्कुल है, आपको कुछ पाई चार्ट दिया गया है, इसके हिसाब से सवालों के जवाब देने हैं। पहला, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। अब देखो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वाला ढूंढना है, फूड। तो आपका जवाब क्या होगा, फूड होगा आपका आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा उसी के पास है, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा परसेंटेज उसी के पास है, तो वही हमारा जवाब होगा। ठीक है, कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाएं, कंप्यूटर जी का वेरिफिकेशन है ऑप्शन बी फूड, हमने भी वही मार्क किया, यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अब अगला प्रश्न है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो देखो, फैमिली की सेविंग्स है 15%, तो आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो ठीक सामने देखो 15% वाला एक और खिलाड़ी है, एजुकेशन। तो यहां पे क्या जवाब मार्क करोगे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है, जहां पे ज्यादा खर्चे होते हैं, या फिर सेविंग्स के बराबर खर्चे होते हैं 15%। ठीक है, सवाल में वही पूछा था, जवाब वेरिफिकेशन होगा, ऑप्शन बी सही है, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली 3,000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। देखो, अब किसी चीज का 15% है 3,000, क्या बोला आपने कि सर एक्स का 15% है 3,000, यही तो हुआ सवाल का मतलब, या फिर इस ग्राफ का मतलब कि जो 3,000 है वो किसकी सेविंग्स है, सेविंग्स का वो अमाउंट है, वो परसेंटेज में क्या बता रहा है कि कुल जो आपकी इनकम थी उसका कितना हिस्सा है। तो यहां पे आप डालेंगे 15% ऑफ एक्स अपॉन इज इक्वल टू कितना, 3,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15/100 इंटू एक्स इज द वैल्यू ऑफ 3,000, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू आएगी 200 इंटू 100, मतलब 20,000। तो आप 20,000 रुपए आपकी इनकम है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्लॉथ पे कितना खर्चा होता है। तो सर क्लॉथ है 10% खर्चा, तो 10% ऑफ 2,000 होता है, 20,000 होता है क्लॉथ पे, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2,000। चलिए, समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, ₹2,000। पहले मैंने जो जानकारी दी थी और जो परसेंटेज दिया था उसका यूज करके ये पता लगाया कि कितना पैसा उपलब्ध है, कितनी इनकम है। उसके बाद फिर उसी इनकम का 10% निकाला, क्योंकि 10% आप दे रहे हैं क्लॉथ्स के लिए, तो आपने 10% निकाला, 10% हुआ 2,000, वही आपका जवाब होगा। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है सी 2,000, हमारा जवाब भी 2,000, स्क्रीन क्लियर। आगे है हमारे पास रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, तो रेंज होता है बहुत ही सिंपल फंडा जो बताता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना फर्क है। जब आप वो कैलकुलेट करते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का गैप कितना है, तब आप बताते हैं कि रेंज क्या होगी। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को माइनस करके आप निकाल सकते हैं, हाईएस्ट इवैल्यूएशन माइनस लोएस्ट। वी कॉल द रिजल्ट एज द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वही जो मैंने आपको बताया कि रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट और लोएस्ट को बीच में माइनस किया जाता है। कई बार आपके सब्जेक्टिव पेपर में, एमसीक्यू में, या 1 मार्क का सवाल आ सकता है, या फिर आपके फुल बोर्ड्स के पेपर में भी 1 मार्क का सवाल आ सकता है कि रेंज में आप क्या करते हैं, और यहाँ पे एनटीएससी में तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, आपसे क्या बोला, रेंज पता लगाओ। तो देखो, सबसे पहला कार्य होता है हाईएस्ट और लोएस्ट को फाइंड करना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लोएस्ट है यहाँ पे 15, लोएस्ट कितना है, लोएस्ट है 15। अब हाईएस्ट कितना है, तो सर हाईएस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है 42। देखो एक बार, 27, 23, 25, 23, 25, 15, हाँ हाईएस्ट कितना है 42। रेंज मतलब सर दोनों को माइनस कर दो, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, आपका जवाब आएगा 27। जो रेंज आई वो कितनी आई, 27 आई, तो आपका आंसर कितना आएगा 27।
7। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी 27। आसान प्रश्न, केवल रेंज निकालनी थी, हमने वो निकाल दी। अब अगला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या खिलाड़ी, ये क्या खेल है, ये समझो पहले। देखो अब ऐसा है जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रिंसिपल साहब ने मंगाई मार्क्स की लिस्ट, ठीक है, अब टीचर जी ले गई मार्क्स की लिस्ट। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं अब मैं हर बच्चे को बैठ के तो देख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, आप बस ये बता दो आपकी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। अब अगर टीचर ऐसे सोचने लग जाए कि मेरी क्लास का परफॉर्मेंस मैं कैसे बताऊं, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं 40 या 50, हर एक का तो बोल नहीं सकती कि सर इतने बच्चे अच्छे हैं इतने बुरे हैं। आपको पूरी क्लास का एक शब्द में बताना है, एक संख्या में बताना है, तब आप निकालते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो नंबर्स, वो हमारे मेजर्स, वो हमारे टूल्स जिससे कि डेटा का जो मध्य का हिस्सा है, जो इंपॉर्टेंट जो मिडिल पार्ट है, वो आपको मिल जाता है और उसका यूज करके आप बता सकते हैं कि जो आपका डेटा है उसकी कहानी का सार क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई आपकी क्लास में बोलता है कि एवरेज मार्क्स हैं आपके क्लास के 39 आउट ऑफ 50, तो मतलब का आप कहेंगे कि चलो अच्छा परफॉर्मेंस है, हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं कोई कह दे कि नहीं आपकी क्लास का एवरेज या मीन है 18, तो आप बोलोगे कि यार काफी लोगों के मार्क्स कम है, हमें इसे इंप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे चलिए सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के तीन तरीके, तीन अलग अलग मेथड्स, एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। ये तीनों बताते तो सेंट्रल टेंडेंसी ही है, लेकिन किस तरीके से बताते तो तीनों का कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, इसलिए आंसर भी थोड़े अलग अलग आते हैं, पर इन दी एंड सब चीजें सही होती हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, ये आपके जो पूरा डेटा है उसकी सेंट्रल वैल्यू, मतलब उसकी छवि बताने वाला वैल्यू बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास में आपने हाइट मेजर की और आपकी एवरेज हाइट आ रही है पूरी क्लास की 165 मीटर, तो आप क्या बोलोगे, 165 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे कि इस क्लास के विद्यार्थी थोड़े से लंबे हैं। और अगर किसी क्लास में एवरेज हाइट आ रही है 142 142, तो आप क्या बोलोगे कि जनाब नहीं, इस क्लास के लोगों को कॉम्प्लान पीने की सख्त जरूरत है, हाइट बढ़ाने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपको पता है। अब इसमें क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वे लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। 2 वेसल्स कंटेन्ड 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली, बराबर 2 हिस्से करना, ठीक है। वी आस्क दिस क्वेश्चन, वी आर सीकिंग द अर्थमेटिक मीन। चलो अब देखो यहाँ पे बराबर हिस्से करना मतलब बिल्कुल मिडिल में आना, तो मिडिल में आना मतलब सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, मतलब एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हो सर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन नंबर ऑफ वेसल्स। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है 80 लीटर, वेसल्स हैं 2, इनका बराबर हिस्सेदारी करनी है, तो 40 उसके पास 40 उसके पास। क्या आपको ये समझ में आया? आसान था बिल्कुल सर, वैसे एग्जाम में इतना आसान सवाल आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब जैसे यहां पे देखते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितनी भी है वहां पे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको आपका मीन मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अबव मेथड इज आल्सो फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, अगर ग्रुप्ड अनग्रुप हो तब भी आपको क्या करना है, ऐसे ही मीन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो सर वहां सम आ जाएगा सारी ऑब्जर्वेशंस का और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहां पे जो कि एग्जांपल है कि यदि एक बैट्समैन ने कुछ इस तरीके से रन मारे हैं तो उसका एवरेज बताइए, मीन बताइए। मीन कैसे निकलेगा, सब मीन निकालने का फॉर्मूला तो वही है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे मीन हो जाएगा 36 और 35 हो जाएगा 71, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। 55 और 46 हो जाएगा 5 4 9 96 और 60 और 55 हो जाएगा 115 होल डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 इनिंग्स है, ठीक है। अब इसको भी और ऐड करो, एक बार चेक कर लो पहले, 6 और 5 11 बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां पे अगर आप ऐड करने का प्रयास करेंगे तो 71 और 96 कितना हो जाएगा सर, 6 और 1 7, यहां पे हो जाएगा 167 प्लस 115 होल डिवाइड बाय 6, होल डिवाइड बाय 6। चलिए ये 115 को मैं सही से लिख दूं, ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12, एक कैरी, 6 और 1 7 8, 1 और 1 2, तो 1 और 1 कितना, 6 और 1 7 8, तो ये हो जाएगा 282 होल डिवाइड बाय 6, 6 4 जा 24, कितना बच गया 42, 6 7 जा 42, तो 47 इज द एवरेज रन जो कि उस बल्लेबाज ने बनाए हैं। तो अब
मैं उसकी ये 35 और 36 वाली पारी देख के गुस्सा नहीं होऊंगा कि भैया आप तो रन ही नहीं मार रहे हो, वो बोलेगा आगे देखो जनाब हमने रन मारे हैं। तो ये तो जल्दी से आप रिजल्ट निकाल लेते हैं बिना सोचे समझे, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स काफी सारी एक्टिविटीज करते करते, उसका ये तोड़ है कि पहले कैलकुलेट करो, सोचो समझो, उसके बाद टिप्पणी करो। जैसे कि यहां पे हो रहा है कि 47 रन मार रहा है व्यक्ति हर मैच में, और आपको क्या चाहिए। टू बी ऑनेस्ट अगर वनडे मैच में इतना खेल जाए कोई खिलाड़ी तो मजा ही आ जाएगा। चलो कंप्यूटर जवाब वेरीफाई करें, ऑप्शन बी 47 हमारा भी सही, कंप्यूटर जी का भी सही। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब जो आपने पिछला किया ना वहां पे ग्रुप्ड डेटा नहीं था तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान था, यहां पे डेटा ग्रुप्ड नहीं है तो आपका कुछ अलग फॉर्मूला होगा। यहां पे डेटा ग्रुप्ड है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे आप देखें फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1। अब यहां पे क्या होता है F1 x1 क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखो मान लो ये एग्जांपल है, यहां पे देखो सबसे पहले ये होता है आपका x, ठीक है, इसको आप बोलते हैं अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये होगा x, इसके बाजू में आएगा f दैट इज फ्रीक्वेंसी, और बाजू में आएगा x माइनस a विच इज क्या होता है आप माइनस करते हैं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे xi लिख के पहले उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो xi मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे मीन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या वैल्यू, मिड वैल्यू। तो यहाँ पे होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और साथ में फिर बाद में 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40, 40 से 50। चलिए अब यहां पे 0 से 10 वाले 12, 6, 8, 4, 2। अब आप क्या करोगे सर हम निकालेंगे एक्स आई, वो होता है मिडिल वैल्यू। तो 0 और 10 का हो जाएगा 5, 10 और 20 का हो जाएगा 15, 25, 35, 45, कुछ इस प्रकार, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो अब आप निकालोगे यहाँ पे क्या सर, अब हम निकालेंगे यहाँ पे मीन, कितने लोग हैं 32 लोग हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi xi होल डिवाइड बाय सिग्मा Fi, ठीक है। चलिए Fi xi मतलब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 चौक 12 15 12 5 60, 16 5 90, 25 8 200, 35 4 हो जाएगा 140, और ये 45 दूर 90। तो यहाँ पे 0, ठीक है। फिर हो जाएगा उसके बाद कितना सर, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 9 हो जाएगा, नहीं रुक जाओ, 9 और 9 18, 18 और 10 28। तो 8 यहाँ 2 ऊपर, 2 2 4 1 5, 580 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 580 होल डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा कितना, कितने लोग हैं 32 लोग हैं। क्या 58 आता है 32 के टेबल में, चेक करो एक बार, और एक बार कैलकुलेशन भी चेक करो। 9 और 9 18, ठीक है। ये 580 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ठीक है। सर आपको कैसे पता, यहां देखो 9 9 18 18 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 18 और 4 हो जाएगा कितना 46, 22 22 प्लस 6 हो जाएगा 28, और 2 हो जाएगा 30, 0 यहाँ 3 ऊपर। तो 9 और 2 क्या कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 3, एक मिनट रुको, ये हो जाएगा कितना 0 0 ऊपर आएगा 3, 2 की जगह पे 3 आएगा, 3 2 6 7। तो 700 आ रहा है क्या आपका भी आंसर, एक बार चेक कर लो। सर यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करो कितना आ रहा है। तो 9 और 6 15, ठीक है, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 4 28, 8 यहाँ सॉरी 2 ऊपर, ये 2 इसका कैरी है, 2 और 2 4 1 5, 580 यहीं पे आएगा। वही यार तो सही बात है, 580 डिवाइड बाय 32। तो आपको आपका कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका मीन इन डेसिमल, मेरे हिसाब से आएगा ये 32 कितने जा 58 है, तो मतलब 32 के टेबल में आना चाहिए, 32 दूनी तो होगा नहीं, तो 1 जा, तो 32 इंटू 1 ही करना पड़ेगा 320, जो कि क्लियरली इंडिकेशन देता है कि मेरा आंसर 18 के आसपास आएगा। बाकी तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है 32 1 जा ही होगा, 32 18 19 17 ऐसा ही कुछ होगा, बाकी 20 के आसपास तो नहीं जा रहा, क्योंकि 32 दूनी हो जाएगा 64, यहाँ पे तो 58 है, कम है उससे, तो 18 19 के आसपास होगा। वही हमारा आंसर हमने मार्क किया है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, स्क्रीन क्लियर। अब नया हमारे पास यहाँ पे चीज है मीडियन। अब ये क्या होता है सर, ये होता है मीन का रिश्तेदार। मीडियन थोड़ा सा मीन से अलग होता है, मीन होता है एवरेज, ठीक है।
मीडियन आपको बताता है कि मिडिल वैल्यू क्या होगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा, मिडिल वैल्यू। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो देखो अगर जो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तब तो आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग। ऑड का फॉर्मूला n+1/2, इवन का फॉर्मूला nth, ठीक है, n/2th एंड n/2th प्लस 1th, उन दोनों का भी एवरेज। तो यहां पे मीडियन के अंदर एवरेज निकालना पड़ता है यदि इवन हो आप तो। यदि आप इवन होंगे तो आपका 2 से डिवीजन नहीं हो पाएगा। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू पे तो दो अलग अलग वैल्यूज के बीच में आता है, तो आप उन दोनों वैल्यूज को उठा के बीच वाली वैल्यू के बारे में पूछते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। चलो आगे बढ़ो। अब आगे क्या है हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है विच इज, ये किसके लिए, ये है ग्रुप्ड डेटा के लिए। फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C होल डिवाइड बाय F इंटू I, ठीक है, ये क्या है, ये है मीडियन। अब यहां पे L क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, N होगा सम, C होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, I होगा डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। चलो अब ये सवाल देख लेते हैं भैया, सवाल सॉल्व करेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। आपका मीडियन निकालना है यहाँ पे 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा है तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो 17, 18, उसके बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, सीधा 24 है, फिर 25 है, फिर उसके बाद 35, फिर 36 और लास्ट में 46। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 4 और 3 7, चलो कितने, 7 है। तो जब ऑड है नंबर, तो ऑड है n, तो आपका यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 7 + 1 हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसकी फोर्थ नहीं ना मुन्ना, ना इसकी फोर्थ मार्क कर दोगे गलत हो जाएगा। जो आपने अरेंज किया है ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में, उसकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि यहां पे मैं देख पा रहा हूं 25 है चौथी ऑब्जर्वेशन, तो हमारा आंसर क्या होगा, 25। कल को इसकी अरेंज कर दोगे 25th, तो फोर्थ टर्म तो वो 17 आएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अरेंज करने के बाद जो आपकी लिस्ट बनी है उसमें फोर्थ टर्म हमें ढूंढना था। इस बात का, छोटी सी बहुत ही बात का ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब आपको क्या, ऑब्वियस सी बात है, आंसर वेरीफाई करना है। आंसर आया है ऑप्शन सी 25, हमने भी वही मार्क किया था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल सर, चलिए स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा एग्जाम्पल 12। आपको मीडियन निकालना, लेकिन अब की बार डेटा कैसा है सर, अब की बार डेटा है ग्रुप्ड डेटा। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पता लगाना होता है n/2 कितना होगा। तो n/2 मतलब हो जाएगा 30/2, दैट इज 15। अगला स्टेप होता है कि ये 15 मिलेगा कहां, ठीक है। तो सर 15 मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कैसे सर, 5 लोग यहां चले गए, 12 लोग यहां चले गए, जो 15वां व्यक्ति होगा वो इनके बीच में लाए करेगा, ठीक है। तो इनके बीच में लाए कर रहा है मतलब 18 से कम है, मतलब यहीं कहीं इसी ब्रैकेट में लाए करेगा, तो उसको कहा जाता है क्लास। कौन सा क्लास सर, ये होता है मीडियन क्लास। जैसे यहां पे 30 और 40 क्या है आपका सर, ये 30 और 40 हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखेंगे मीडियन क्लास इज 30 to 40। हालांकि वो ज्यादा काम का नहीं है, यहां से केवल लोअर लिमिट आती है, दैट इज 30। H लिखते हैं या फिर I लिखते हैं कुछ लोग, तो वो आता है 10। और क्या चाहिए, CF होता है इसके जस्ट पहले वाला, तो CF हो जाएगा 12 में से 18 में से 12 गए तो 6, और F फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा 6, क्योंकि देखो 30-40 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 6। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला, तो सर मीडियन आएगा यहां पे L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू I या फिर H। तो इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इस चैप्टर में आपकी गोटियां कच्ची रह जाएंगी, मतलब आपका मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर पक्का गड़बड़ होगी। प्लीज फॉर्मूला याद करें। और अब बस देखो आपने कितना काम कर दिया, आपने वैल्यूज लिख दी, आपने फॉर्मूला लिख दिया, बस आपको आंसर निकालना है। और वो तो मतलब ऐसा है कि आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। यहां पे हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमें हाथों हाथ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो यहां पे L की जगह आ जाए कितना, लोअर लिमिट जो कि है 30, ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटरवल होता है उसकी नीचे वाली लिमिट 30 से स्टार्ट करेंगे। अब लोअर लिमिट प्लस n/2 मतलब ऊपर लिखा हुआ है 15,
माइनस CF मतलब 12, फ्रीक्वेंसी है आपकी कितनी 6 और I है आपका 10। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 30 प्लस 15 में से 12 गया 3 और 6 डिवाइड हुआ 2 और 10 डिवाइड हुआ 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 30 प्लस 5 आंसर वुड बी 35, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन बी। क्लियर, इजी, गुड टू गो, कोई खास दिक्कत तो नहीं आई इस प्रश्न में? बिल्कुल नहीं सर। तो इसी के साथ हमारा यह सवाल होता है समाप्त। कंप्यूटर जिसे एक बार चेक भी करवा लेते हैं, 35 आंसर करेक्ट है। और यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर अग्रसर। चलो, अगला टॉपिक है हमारा मोड। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बार आ रही है। ठीक है, तो मोड इज द मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यह परिचय करवाता है आपका मोड। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताता है मोड। फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्या होता है कौन, ये आपको बेहतर समझ में आएगा जब आप सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो हमारा प्रश्न है वो यही बोल रहा है फाइंड द मोड। तो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? सर एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, कितने 1, कितने 2, कितने 3, कितने 4, कितने 5 और कितने 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब कैसे करोगे? 1 3 2 5, 1 3 2 5, उसके बाद फिर 1 4 6 2, 1 4 6 2, फिर 5 2 2 2, एक बार 5, फिर 2 2 और ये एक और 2, मतलब 5 हो गए यहाँ पे ना। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, फिर 1 1 2 3, 1 1 2 3, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको जब भी सॉल्व करोगे। 2 6 4 3, 2 6 4 3, 2 1 1 4। तो अभी तो पूरा हुआ भी नहीं, मेरे को लग रहा है आंसर तो 2 ही होगा, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 2 1 1 4, 2 1 5, तो 2 1 और एक 5, उसके बाद फिर 3 3 2 3, तो 3 3 2 3, फिर 2 4 2 1 2, 2 4 2 1 2। तो 2 कितनी बार आया सर? 2 आया यहाँ पे, 5 और 5 10, 4 14 बार। सबसे ज्यादा वही रिपीट हो रहा है, तो वही हमारा फ्री क्या होगा? मोड होगा, विच इज 2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसी की है, कितनी? 14 के आसपास, तो वही हमारा आंसर होगा। बाकी सारी फ्रीक्वेंसी उससे काफी दूर है, तो आपका जवाब होगा 2। कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है 2, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, यहां पे आपको मोड निकालना है, यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, यहां वो टेबल की मदद से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आपका क्लास इंटरवल है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे यहां पे हो जाएगा ये 40 से 50 वाला, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। इसकी जो लोअर लिमिट होती है उसे आप L बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है F1 क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? तो सर मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जहां पे H क्या होता है? आपका गैप होता है। L मतलब 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 8 में से 6 माइनस, फिर 2 इंटू 8 में से 6 और 4 माइनस, और यहाँ पे H हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 8 में से 6 माइनस मतलब 2, यहां हो जाएगा 16 में से 10 माइनस, तो हो जाएगा 6 और ये 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 20 बटे 6, 20 बटे 6 हो जाता है, डिवाइड करने पे 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3.37 या 3.7 मान लो, तो 43.37334 मान लो। चलो, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 43 आएगा, मतलब आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 43। अगर 43.5 होता तो हम 44 लिखते, पर 43.5 से कम है तो हम 43 ही लिखेंगे। तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा 43.33 या 32 या फिर 43, आप जो भी लिखे। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें, तो ऑप्शन बी 43, हमारा भी वही आंसर। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम ही चीज के बारे में बताते हैं।
तो यहां पे आपको पूछा गया कि इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है। तो इनका कनेक्शन बेसिकली बहुत सिंपल है कि मोड इज इक्वल टू, क्योंकि देखो मोड क्या है ना, मोड बोलता है कि एक तो मेरा फॉर्मूला बहुत आसान है, तो मेरे को इज्जत कम मिलती है, तो उसको इज्जत बढ़ाने के लिए एक नया फॉर्मूला दिया है कि मोड इज ऑलवेज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एग्जाम में आ सकता है, क्या डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछेंगे कि कौन सा सही है? नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे। हो सकता है कोई वैल्यू दे दें और तीसरी वाली आपको निकालनी हो, ऐसा आपको करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा है 15। यदि मोड दिया है, मीन दिया है, तो मीडियन निकालो। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल बेस्ड। मोड कितना है? तो सर मोड दिया है 10, वेरी गुड। मीन दिया है 4, आपको मीडियन बताना है। अब देखो गणित कहता है कि मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद कैसे रखना है? देखो मोड, क्योंकि इज्जत नहीं मिलती, आसान फॉर्मूला है, इसलिए उसको एक और फॉर्मूला देके उसके दिल को बहलाया गया है। और मीडियन शब्द बड़ा है तो इसलिए उसके आगे 3 लगता है, तो 3 इंटू एक्स, जहां पे एक्स है आपका मीडियन, माइनस 2 इंटू मीन, तो मीन है यहाँ पे 4, तो मोड हो जाएगा यहाँ पे कितना है? मोड है 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 2 8, माइनस 8 वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8, तो 3x हो जाएगा 18 के बराबर, तो मतलब x हो जाएगा 6 के बराबर। कितना हो जाएगा? x 6, जो कि है ऑप्शन सी। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, एकदम बढ़िया हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 6। यहाँ पे स्टैट्स का होता है खात्मा। और अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड और रियल लाइफ बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पे आप काफी रियल लाइफ सिचुएशंस को प्रैक्टिकली मैथमेटिकली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? देखो दुनिया में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। तो किसी भी चीज के होने या ना होने का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी निकालना। उदाहरण के तौर पे मॉनसून का सीजन चलता है, बारिश आती है, ठीक है, तो बारिश हर दिन तो नहीं आती, किसी पर्टिकुलर दिन पे बारिश होगी या नहीं, इस बात की संभावना निकालना कहलाता है प्रोबेबिलिटी। उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ कैलकुलेशन होते हैं। अगर मान लीजिए आप डाइस फेंक रहे हैं तो डाइस पे कौन सा नंबर आएगा, इस बात की कुछ क्या कहते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी निकालना इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे होता है, कि नंबर क्या भाई, नंबर 4 आएगा, 5 आएगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, वो सब पता करना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे आप टॉस करते हैं, आप टॉस पे या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे, लेकिन मैथमेटिकली बताना कि आपके जीतने के कितने चांस हैं, कि भैया 50% चांस है कि आप जीत जाएंगे। ओह बहुत बढ़िया भाई, ये तो इंसान के लिए खुशी की बात होगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। देखिए अब नॉर्मली अगर मैं टॉस उछालूं, मैं बोलूं शायद आप जीत जाएंगे, तो ये जो शायद शब्द है ये कुछ मैथमेटिकल मीनिंग नहीं निकालता, पर वही मैं बोल दूं कि 50% चांस है कि आप जीत जाएंगे। तो जब मैंने कुछ नंबर दे दिया तो सामने वाले को अंदाजा लग गया कि अच्छा कितना चांस है, ठीक है। जैसे मान लो अगर न्यूज़पेपर में आता है कि आज 80% चांस है कि पानी गिरेगा, बारिश होगी, आप घर से रेनकोट लेके निकलेंगे, ठीक है। अगर आपको न्यूज़पेपर बोल दे कि 20% चांस है आज बारिश होगी, तो आप शायद रेनकोट लेके ना निकले, आप शायद छाता ले जाए, ठीक है, या कुछ भी ना लेके जाएं। पर अगर मैं इनको नंबर्स की जगह केवल स्टेटमेंट बोलूं तो स्टेटमेंट यही आएगा कि शायद आज बारिश होने वाली है। तो कितनी शायद, 80% वाली शायद या 20% वाली शायद, तो वो शायद शब्द आपको नहीं बता पाएगा कि 80% चांस है बारिश होने का या 20% का। आप हो सकता है उसको 50% ही लेके चलें, तो हो सकता है आपकी तैयारी कम पड़ जाए अगर बारिश 80% पड़ गई तो। पर वहीं अगर किसी ने नंबर बता दिया कि आज 80% चांस है बारिश पड़ने का, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो गया एनालाइज करना, एवेल्युएट करना, और इस हिसाब से फिर आपने बिहेव किया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फेवरेबल मतलब हमारे हिस्से में कितने, टोटल मतलब कुल मिला के कितने लोग थे या कितने आउटकम पॉसिबल थे। जैसे डाइस थ्रो करने पे 6 आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपके 2 स्टेप आगे, मतलब अगर आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, अगर आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं और 2 स्टेप आगे अगर स्नेक बैठा है,
तो आपके लिए 2 आना सक्सेस नहीं होगा, आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। अगर 2 आए तो आपको सांप काट लेगा, आप नीचे चले जाएंगे। तो 2 आना इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। तो 2 के अलावा कुछ भी आ जाए वो फेवरेबल हो जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा। फेवरेबल मतलब हमारे पक्ष में, जिससे हमें फायदा हो। अनफेवरेबल मतलब जिससे हमें फायदा ना हो, हमें नुकसान हो। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इवेंट। अच्छा, एक इवेंट किसे कहा जाता है? इट इज बेसिकली द स्टेट इन विच एवरीबडी somebody tries to know the all possibilities of an event. Some examples are given below. Tossing a coin is a event, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। Throwing a dice is an event. आपको इवेंट की परिभाषा समझ में आ गई, ऐसे कुछ खास स्टफ है नहीं इसमें। सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ इवेंट सर्टेन होते हैं, कुछ इवेंट इम्पॉसिबल होते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई बोल दे कि भैया टॉस करने पे या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। अब ये कोई बताने वाली बात है? इंसान बोलेगा ये तो हमें पता है, ठीक है। तो टॉस होने पे हेड्स या टेल्स में से कौन सा एक आएगा ये आप बता सको तो बोलो, पर अगर नहीं आ रहा है हेड्स एंड टेल्स दोनों आएगा ऐसा बोलोगे, या हेड्स एंड टेल्स में से कोई एक आएगा, तो फिर तो आप मतलब वही बात कह रहे हो कि भैया ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो सर्टेन ही हो गया। अब जैसे कोई बोल दे कि डाइस थ्रो करने पे 7 से कम नंबर ही आएगा, अब ये भी सर्टेन ही है। तो इस तरह की चीजें जिनके होने के चांसेस 60% हैं, उन्हें आप कहते हैं सर्टेन इवेंट्स। मान ले कोई बोल दे कि कल सुबह सूरज उगेगा, अरे भाई ये तो होना ही है, तो ये कैसे, ये सर्टेन इवेंट है। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जिसके होने का कोई चांस ही ना हो। उदाहरण के तौर पे सर जैसे मान लीजिए बोले कि जब बारिश पड़ रही है और जब धूप निकली है और ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम तेज धूप है, 40 डिग्री पारा और ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, इसे आप कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। या कोई बोल दे कि मैं डाइस फेंकूंगा और 8 आएगा, भाई डाइस में होते ही 6 तक नंबर है, 8 ले कैसे आओगे? तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई इवेंट 100% पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगर कोई इवेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। देखो यहां पे लिख दिया हमने, ठीक है, ध्यान रहेगा अब आपको। 1 कब, जब सब कुछ श्योर हो। 0 कब, जब सब कुछ श्योर ना हो, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब जैसे मान लीजिए आपने टॉस किया तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो हेड्स एंड टेल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ए बार से। जैसे यहां पे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1। ठीक है, अब आपको भैया एग्जैक्टली उल्टा चाहिए। मान लो आपने हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताई और आपको हेड्स नहीं चाहिए, तो जो हेड्स नहीं चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, मान लो आपने बोला कि डाइस थ्रो करने पे कितना आएगा, इवन नंबर आएगा, तो एग्जैक्टली उल्टा क्या होगा उसका, इवन का उल्टा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड विथ 3 कॉइन्स रोल टुगेदर। आपने 3 सिक्कों को साथ में उछाला है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला हेड्स, दूसरा हेड्स, तीसरा हेड्स, तीनों सिक्कों को साथ में उछाला। तो अब हो सकता है इनमें से एक पे टेल आ जाए, तो इस पे टेल आ गया, पर लेकिन ये टेल की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। ये आ गए आपके 4 आउटकम। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 टेल्स कर देंगे। पहले एक टेल था, अब 2 हो गए। इसमें भी अब हेड आने की अलग अलग पोजीशन हो सकती है, और एक हो जाएगा जब तीनों हो जाएंगे टेल्स। इसमें तो कोई सा भी टेल कहीं पे आ जाए आप पहचान नहीं सकते क्योंकि एक जैसे होंगे। तो इस केस में आपको चाहिए ऑल हेड। तो आपका फेवरेबल आउटकम ये रहा, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी सर फॉर्मूला के हिसाब से होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 1:8, 1/8। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करेंगे क्या आपने क्या किया। बेसिकली पहले आपने सारे आउटकम लिखे, फिर आपके काम वाले को आपने हाईलाइट किया, उसके बाद टोटल निकाला और आपने डिवाइड करके अपना आंसर बता दिया। 1/8 हमारा भी आंसर, कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई कर दिया है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एस और अ किंग। अब यहां पे देखो कितने कार्ड हैं, 52। अब 52 कार्ड्स में से जैसा कि आपको पता है
क्या होते हैं? तो सर यहाँ पे 13 कार्ड्स के अलग अलग कलर के सेट होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हर एक में एक एस होता है और एक ही किंग होता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बोला, एस या फिर किंग। तो आपके 8 हो गए ऐसे कार्ड्स, 4 एस 4 किंग, और टोटल हो गए कितने, 52। सॉल्व करोगे 4 के टेबल से, 4 2 जा 8, 4 13 जा, तो आपका आंसर 2/13, जैसा कि यहां पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। पर आप लॉजिक समझे क्या? लॉजिक क्या था? लॉजिक बहुत सिंपल है कि भैया 13 कार्ड्स होते हैं, 4 सेट होते हैं, 4 डिजाइन होती है ना। तो डिजाइन 1, जिसको आपने अलग अलग नाम दिए होंगे, एक डिजाइन ऐसे ईंट जैसी होती है, ब्रिक जैसा, एक ऐसे डायमंड जैसा होता है, उसके बाद फिर जैसे एक होता है डायमंड शेप, एक हार्ट शेप होता है, एक ऐसे लीफ के शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक कैसे होता है, तो सर एक होता है वहां पे, एक और डिजाइन कौन सा होता है सर, एस, और एक वो डायमंड हार्ट ये वाला डिजाइन, और एक और होता है ना, 4 डिजाइन होते हैं एग्जैक्टली, तो मुझे भी याद नहीं है चौथा डिजाइन कैसा होता है, पर कुछ इस प्रकार पूरी कहानी चलती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 ऑन द फर्स्ट रोल एंड अ प्राइम नंबर ऑन द सेकंड रोल। चलिए देखो, 2 डाइस हैं अगर आप 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, एक ही डाइस को 2 बार रोल कर रहे हैं, तो आपके 36 आउटकम बनते हैं। ठीक है, अब उसमें से बोला कि आपको चाहिए पहले रोल पे 2 कंपलसरी, ठीक है, और दूसरे वाले पे प्राइम नंबर। तो देखो आपके आउटकम्स होंगे, पहले वाले पे 2 आ गया, 6 के 6, ये आ गए 6, इसमें से प्राइम नंबर तो पहले 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दूसरे वाले पे 3 4 5 और 6। इसमें से प्राइम नंबर वाले कौन से देखो एक बार, सर एक ये है 2 2, एक ये 2 3 और एक ये 2 5। तो 3 ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर है, कितने में से, 36 में से। तो आपका जवाब आएगा 1/12। कितना आएगा जवाब, 1/12, क्योंकि ऐसे कितने कार्ड हैं, 3 ही कार्ड हैं, जिसमें पहले में आएगा 2 और फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में आएगा प्राइम नंबर। तो 2 और प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन कब बन रहा है, जब 3/36 या फिर 1/12 होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, स्क्रीन क्लियर। अब एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं, उनका जवाब भी है 1/12। तो यहां पे कंडीशन थी, देखो दोनों कंडीशन पूरी करनी थी आपको। पहले वाली कंडीशन क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, उसके हिसाब से फिर आपने दूसरी कंडीशन को सेट करते हुए अपना आंसर बताया। एग्जाम्पल 19 बोल रहा है, एक बैग में है 4 ब्लू बॉल, 3 ग्रीन बॉल और 5 येलो बॉल। ठीक है, इफ अ बॉल इज पिक्ड रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इट इज येलो या फिर ग्रीन। येलो होगी तो भी चलेगा, ग्रीन होगी तो भी चलेगा। तो येलो वाली 5 वो भी चलेंगी और ग्रीन ये भी चलेंगी, ये आपके फेवरेबल हो गए। टोटल कितने होंगे, तो सर 5 और 3 8, 4 12। तो आपका जवाब होगा 8/12 विच इज 2/3। आंसर क्या है, 2/3, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल था भाई, 5 येलो 3 ग्रीन, दोनों में से कोई भी चलेगा। और का मतलब है येलो आ जाए तो भी हमारे काम का, ग्रीन आ जाए तो भी हमारे काम का। तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों साथ में मिलजुल के भाई बहन रहेंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें, ऑप्शन डी सही है, स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इज 1/6, whereas probability of B giving a true statement is 3/5. If A and B both make a statement, what is the probability of both are lying? चलो यहां पे देखो, A और B 2 लोग हैं। ठीक है, A और B क्या है, 2 लोग हैं। अब या तो वो ट्रू बोलेंगे या फिर वो फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जनाब भी या फिर ट्रू बोलेंगे या फिर फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, अब A फॉल्स देगा स्टेटमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो ट्रू बोलेगा उसकी क्या होगी, सर अगर वो फॉल्स नहीं बोल रहा है मतलब वो सत्य बोल रहा है। तो यहां पे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो 1 - 1/6 मतलब 5/6। वहीं बी की बात करें तो बी देता है 3/5 हमेशा ट्रुथ। तो फॉल्स कितने में देगा, सर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 1 - 3/5 मतलब 2/5। अब वो बोल रहा है बोथ आर लाइंग, मतलब ए भी झूठ बोल रहा है और बी भी झूठ बोल रहा है, दोनों साथ में बोल रहे हैं। तो 1/6 इंटू
2/5 होगा यहाँ पे। सर ये क्यों? क्योंकि देखो जब आपको दोनों साथ में चाहिए तब आप मल्टीप्लाई करते हो कि 1/6 इंटू 2/5, आपका आंसर होगा यहाँ पे कैंसिल होके 1/3 इंटू 1/5, 2 से कैंसिल किया है आपने 1/15, आपका आंसर कितना है 1/15 विच इज ऑप्शन ए। दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों साथ में बोल रहे हैं, एंड का उपयोग हुआ मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाता है दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो कि यहां पे हो रहा है 1/15 हमारा आंसर आ रहा है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है 1/15। तो जब भी आप ऐसा करते कि दोनों के लिए कंपलसरी और आपको प्रोबेबिलिटी दिया है तो आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताते हैं, ठीक है। जब हमने बॉल्स वाला किया था तो वहां प्रोबेबिलिटी नहीं थी, वहां तो संख्या दी हुई थी तो हमने निकाल लिया था, ठीक है। चलिए अब यहां पे लगता है हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त, लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको सुनने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो आपको अच्छे से पता है हमारा जो YouTube है उस पर बहुत बड़ा परिवार है, मिलियंस की हमारी फैमिली है, तो इतने सारे जब फैमिली मेंबर्स होंगे तो हर एक की इच्छा पूरी करना हमारा दायित्व बनता है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट और उनके काम की चीजें हम लोग बनाते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि चैनल पे बहुत सारी चीजें अपलोडेड रहती हैं पर आपको पता भी नहीं चलता कि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? देखो आप कितनी बार हमें ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, टेलीग्राम करते हो, मैसेज भेजते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो एक छोटी सी मेहनत और करो कि अब से ये ईमेल भेजना बंद करके हमारी वेबसाइट को ओपन करो। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे होम पेज पे आपको ऐसे अलग अलग सेक्शन मिल जाते हैं जहां पे हमने हमारे सारे कंटेंट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर दिया ताकि आपके लिए ढूंढने में आसानी हो। अब जैसे आपको मान लीजिए एनटीएससी पढ़ना है तो पहले आपको यूट्यूब के सारे वीडियोस में एनटीएससी ढूंढना पड़ता था, अब आप यहां पे आकर अलग अलग हमने एनटीएससी के सब्जेक्ट वाइज टैब बना दिया, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट से संबंधित जिस भी टीचर ने जितने भी सेशन बनाए हैं एनटीएससी के लिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। सेशन की लंबाई मिल जाती है, कितना क्या पढ़ाया है वो मिल जाता है, कितने सेशंस हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या फ्लो ऑफ थिंग्स है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आसानी से अपने पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर सके बिना किसी भी सेशन के मिस हुए, ठीक है। तो फ्लो कभी नहीं टूटेगा। तो आपको जो भी सेशन देखना है उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। वेबसाइट या ऐप यूज करने का पैसा नहीं पे करना होता, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है और जो मैं खड़ा हूं दोनों सेम ही इंसान है, दोनों सेम ही तरीके से देखो हाथ भी बांध के खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली वही सेशन आपको दे रहे हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा के आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या होगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स है और जहां पे हम एनटीएससी की भी तैयारी करते हैं, वहां पे सैट में हम पढ़ रहे थे स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, हमने किया कॉन्सेप्ट रिव्यू ऑफ द चैप्टर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज हो गए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज लाइक आई ऑलवेज से इज मेंट टू बी शेयर्ड। अपना ध्यान रखें, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।